हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था पहले, अभी नया आयोग बन गया है मार्च 2024 के बाद। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए रेगुलर बेसिस पे प्रिपरेशन करवा रहे हैं। 56 टेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 57 डिस्कस करेंगे। आज जो टेस्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ये है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर। जो कल्चर वाला टॉपिक है हमारे सिलेबस में, उस पे बेस्ड है आज का ये पूरा टेस्ट। आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा study247.in, या इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा। आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आते हैं जनरल स्टडीज का, जो जीके का पेपर है उसमें, और यहाँ पे भी आपको सभी टेस्ट में 30 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। सब्जेक्ट का जो टेस्ट करवाते हैं, जैसे सब्जेक्ट इन द कि आज ये सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर का है, तो इसमें आपको 30 प्लस ही मिलते हैं, कम नहीं होते हैं। मोस्टली सभी में 30 क्वेश्चन होते हैं। जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें 30 क्वेश्चन ही करवाए जाते हैं। लेट्स बिगिन। निम्नलिखित में से कितने मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी? ये जो दे रखे हैं नीचे, इनमें से कौन कौन से मठ हैं जिनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने इनकी स्थापना की थी, और सही कौन सा है इनमें से, ये पूछा गया है। देखिए, आदि शंकराचार्य, शंकराचार्य का मतलब क्या है? शंकर के मार्ग के शिक्षक, मतलब एक धार्मिक उपाधि है ये, जिसका उपयोग प्रमुख जो 4 प्रमुख मठ हैं या पीठ हैं उनके प्रमुखों द्वारा किया जाता है, जिनके बारे में माना जाता है कि इन्हें आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। आदि शंकराचार्य का टाइम कौन सा रहा है? ये शुरुआत हुई थी 788 ईस्वी से 820 ईस्वी के टाइम से, तो काफी पुराना है ये। और जो परंपरा है उसके अकॉर्डिंग स्वयं आदि शंकराचार्य तक जाने वाले ये एक लाइन कह सकते हैं, एक पंक्ति है जो परंपरागत या धार्मिक शिक्षक है, इस तरीके से है। और जो ऑप्शन में दे रखा है हमें, द्वारका मठ। द्वारका मठ कहाँ पे है? द्वारका मठ गुजरात में है। जोशी मठ कहाँ पे है? जोशी मठ ये उत्तराखंड में है। और श्रृंगेरी मठ है, ये कर्नाटका में है। और ये तीनों ही आदि शंकराचार्य ने इनकी स्थापना की थी। सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में यूनेस्को द्वारा साहित्य की नगरी का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? इनमें से कौन अभी रिसेंटली यूनेस्को द्वारा साहित्य की नगरी का प्रतिष्ठित खिताब प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? अभी रिसेंटली यूनेस्को ने एक क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूनेस्को का है, ये क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसकी घोषणा की है, जिसमें 55 नई सिटीज को इसमें जोड़ा गया है। और इसमें भारत की भी 2 शहर हैं, और उनमें से एक है कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पे है? ये केरला में है। और इसके अलावा दूसरा कौन सा जोड़ा गया है? जो मध्य प्रदेश में संगीत की नगरी है, ग्वालियर। इन 2 को यूनाइटेड नेशन, इसकी यूनेस्को की जो ये क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसमें जोड़ा गया है, और पहला है कोझिकोड। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और इनमें से सही कौन सुमेलित कर रहे हैं, सही मैच कर रहे हैं, उनको बताना है। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है, जीआई टैग, और ये स्टेट दे रखे हैं। आदि केकिर, आदि केकिर है, ये कौन से राज्य का? आदि केकिर एक्चुअल में ये एक अदरक की किस्म है। किसकी? अदरक की किस्म है, और इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से ही है। तंगेल साड़ी है, ये एक स्पेशल बुनाई पैटर्न से बनी हुई होती है, और ये बंगाल की साड़ी शैली है, पश्चिम बंगाल की। कच्ची खरेक है एक्चुअली जो अंकुरित अवस्था में, जो ये इसको खलल भी कह सकते हैं, जो खजूर के उत्पाद होते हैं, खजूर के जो प्रोडक्ट हैं उसमें
ये अलग अलग कलर के कुरकुरे मीठे इस तरीके की एक कच्ची खारेल है और ये गुजरात से ही है। तो ये तीनों ही सही मैच कर रहे हैं। कुछ लोग पहले से ही अपने दिमाग में पेपर बना के लेके चल रहे हैं, उनको लगता है कि ये इस तरीके से पेपर आएगा। ऐसा मत कीजिए, जो हमारा सिलेबस है वो ही हमारा पेपर है, ये मान के चलिए। तो अब अगर पेपर को अटेम्प्ट करना है तो सिलेबस पूरा अटेम्प्ट करना है, अच्छे से करना है। और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा दिमाग में टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ये सब आना स्वाभाविक है, इससे चिंता नहीं करनी है। और अगर इसको दूर करना है तो एक सिंपल सा तरीका है, जब भी टेंशन हो, फ्रस्ट्रेशन में आए तो रिवीजन कर लीजिएगा। जो आपने चाहे अभी तक 2 ही टेस्ट पढ़े हैं या चाहे 20 टेस्ट पढ़े हैं, उनका एक दिन बैठ के 2 दिन बैठ के रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम के पेपर में क्या आएगा वो छोड़ दीजिए, जो हमारा सिलेबस है उसमें से ही आएगा। और कुछ लोग प्रीवियस ईयर के पेपर को लेके चल रहे हैं कि इस तरीके से पेपर आएगा। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको एज ए रेफरेंस ले सकते हैं, उसमें जो टॉपिक आए हैं उन पे क्वेश्चन कर सकते हैं। और हमारे टेस्ट सीरीज में तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो पिछले 3-4 एग्जाम हुए हैं, हर टॉपिक पे 8 से 10 क्वेश्चन सभी पे ऑलरेडी हम करवा चुके हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी कैसी भी हो, जरूरी नहीं है कि पिछली बार जैसा पेपर आया उसी पैटर्न का आए। हमें हर सिचुएशन के लिए तैयारी करनी होगी, चाहे पेपर इजी आए, मॉडरेट, टफ, कैसा भी आए, और उसी के अकॉर्डिंग हम टेस्ट सीरीज में करवा रहे हैं। तो आप ये टेंशन को दूर कीजिए, प्रैक्टिस शुरू कीजिए और रिवीजन कीजिए, आपको एग्जाम क्लियर हो जाएगा आपका। गंगा सागर मेले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा सागर मेले के बारे में बताना है और कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, कई बार हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं सही से। हमसे पूछा है गलत कौन सा है इसमें से। गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के दौरान लगता है और यह भारत का सबसे बड़ा तीर्थ मेला है। देखिए, जो गंगा सागर मेला है ये मकर संक्रांति के टाइम पे लगता है, जनवरी के मिड जनवरी में ही लगता है, लेकिन ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ मेला है। ये सबसे बड़ा नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा तीर्थ मेला है ये गंगा सागर मेला। सबसे बड़ा कुंभ का है जिसका आयोजन अभी किया जा रहा है। ये वार्षिक तीर्थ मेला गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर सागर द्वीप पर आयोजित किया जाता है। तो ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है? ये मेला गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का जहां संगम होता है वहां पे सागर आइलैंड है, उसमें आयोजित किया जाता है ये मेला। ये बिल्कुल सही है। इसका ये एक वार्षिक मेला है, लाखों लोग आते हैं इसमें। और जो सागर आइलैंड है यहाँ बंगाली खाड़ी और गंगा जहां मिल संगम है वहां पे, और यहाँ पे काफी अट्रैक्शन रहता है। जो राजा भागीरथ द्वारा गंगा का पृथ्वी पर अवतरण है उसकी स्मरण में यहाँ पे मेला लगता है। और आप मान के चलिए इस मेले में लाखों लोग आते हैं, लगभग इस मेले में 10 मिलियन के आसपास लोग आते हैं, और ये भी 4-5 दिन तक चलता है। केंद्र सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया गया है। अभी केंद्र सरकार ने इस मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार है वो इसके लिए चाहती है कि इसे राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिया जाए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं दिया है। ये काफी लंबे टाइम से इसकी डिमांड चल रही है। तो स्टेटमेंट 3 ये गलत है और पहला स्टेटमेंट गलत है। हमसे पूछा है गलत कौन सा है, पहला और तीसरा गलत है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये फेस्टिवल्स हैं और ये स्टेट है। उत्तरायण है, देखिए उत्तरायण ये आधिकारिक रूप से एक उत्सव के रूप में मनाया जाना शुरू किया है। गुजरात सरकार ने शुरू किया था इसको, उत्तरायण को। और ये उत्तरायण है, मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति जो मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, और उसी टाइम से ये अगले 6 महीने हिंदुओं के लिए जो शुभ अवधि का प्रतीक माने जाते हैं ये, क्योंकि सूर्य उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं, उसको उत्तरायण कहते हैं। और फिर यहाँ से धीरे धीरे सर्दी भी कम होना शुरू हो जाती है। ये 6 महीने इसको कहा जाता है उत्तरायण की शुरुआत।
और 1989 से यहाँ पे गुजरात सरकार हर साल अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव की मेजबानी करती है, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। तो ये उत्तरायण है, ये असम का नहीं है, गुजरात का है। बिहू की बात करें तो ये बिहू जब मनाया जाता है तब असम में वार्षिक फसल होती है या असमिया नव वर्ष की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए लोग माह बिहू, भोगाली बिहू ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो बिहू का संबंध है असम से। पोंगल, पोंगल है, ये पोंगल का जो अर्थ है वो क्या है? उबलना। पोंगल होता है कोई बहुत ज्यादा फ्लो में या अति प्रवाह, उबलना, इस तरीके के इसका पोंगल का शाब्दिक अर्थ होता है। तमिल के लोग क्या करते हैं, तमिल में चावल के जो पाउडर से अपने घरों में ये कोलम नामक एक ट्रेडिशनल डिजाइन बनाते हैं और इस अवसर का जश्न मनाते हैं। और ये तीनों ही कहीं मकर संक्रांति, कहीं उत्तरायण, कहीं बिहू, कहीं पोंगल, ये है इसका संबंध तमिलनाडु से। तो सही पूछा है, सही कौन सा है? केवल तीसरा सही मैच कर रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। निम्नलिखित में से किस शहर को अक्सर जैन काशी के रूप में जाना जाता है? जैन काशी के रूप में कौन से शहर को जाना जाता है? जैन काशी, देखिए जैन काशी जैसे जैनियों का बनारस, काशी क्या किसे है? बनारस। तो जैन काशी जैनियों का बनारस के रूप में जाना जाता है, जहां पे ये जैन मंदिर है दो, इनको जैसे जैनियों में बसदी है, निषिदी है, वो मठों का केंद्र है, जैन मंदिरों के मठों का। और ये मूडबिद्री शहर है, मूडबिद्री, इसको जैनियों का काशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये मूडबिद्री शहर है, यहाँ लगभग 18 खूबसूरत जैन मंदिर हैं। आप कहें बसादी हैं, बसादी जैन मंदिर, और ये इसको कहा जाता है जैन काशी, मूडबिद्री। अब मूडबिद्री कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। कर्नाटका के दो शहर हैं जो कोस्टल सिटी हैं, तटीय शहर हैं, एक मूडबिद्री और एक करकला। इनको दोनों को ही जैनियों की शहर, जैन काशी के नाम से जाना जाता है। 1000 साल पहले से ये चल रहा है। देखिए, जो आपका सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर की बात करें तो पहले जो एग्जाम हुए हैं उनमें इस पोर्शन से, जैसे एक दिन में 2 शिफ्ट हुए हैं, या पूरे फेज की बात करें, जैसे आपका 16 और 17 का एग्जाम है, अब ये मान के चले 16 को 2 शिफ्ट है और 17 को भी 2 शिफ्ट में एग्जाम है। एक्चुअल तो एक एडमिट कार्ड आएगा जब भी पता चलेगा, लेकिन पहले इसी तरीके से हुआ है, एक दिन में 2 शिफ्ट। तो पहले जो एग्जाम हुआ है उसमें इन चारों शिफ्टों को मिला लिया जाए तो एक क्वेश्चन आपका चारों शिफ्ट में टोटल एक क्वेश्चन आया था सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर का, और वो क्वेश्चन था दीपोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है। जो पिछला एग्जाम हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। दीपोत्सव 2019 का आयोजन कहाँ किया गया है? जैसे अभी कुंभ का आयोजन प्रयागराज में चल रहा है, उसका दीपोत्सव 2019 का क्वेश्चन पूछा गया, तो वो भी यही हुआ था। तो एक क्वेश्चन वो आ सकता है, अगर पहले का पैटर्न देखे तो 2 आ सकते हैं, सभी शिफ्ट में एक एक आ सकता है। ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आएगा। यूनिट वाइज जरूर है किस यूनिट से क्वेश्चन आने हैं, लेकिन टॉपिक उस यूनिट में से आपको मान लीजिए पॉलिटी और इकोनॉमी एक यूनिट में है, तो पॉलिटी के ज्यादा आ सकते हैं, इकोनॉमी के कम क्वेश्चन आ सकते हैं, इकोनॉमी के कम आ सकते हैं, पॉलिटी, ऐसा है। वो टॉपिक किस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है, लेकिन हमको तो सभी तरीके से तैयारी करनी होगी। आपको ये एग्जाम्पल दिया है कि पहले कितने क्वेश्चन किस तरीके से आए हैं। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार कीजिए। ये नृत्य है और ये स्टेट है। सही पूछा गया है हमसे, सही से कौन सुमेलित कर रहा है? कोलाटम। कोलाटम आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों का ये लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का। ये सही है। अब इसमें पोनुंग की बात करें तो पोनुंग आंध्र प्रदेश का नहीं है, पोनुंग अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है?
अरुणाचल प्रदेश के जो आदिवासी हैं, आदिवासी, आदि ट्राइबल्स, इनका है ये पोनुंग, तो ये सही नहीं है। बगुरुम्बा की बात करें तो बगुरुम्बा आसाम और जो नॉर्थ ईस्ट है वहां के जो इंडिजीनियस बोडो ट्राइब है उनका है, तो ये भी सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा इसका पहला और तीसरा, ये दो सही से सुमेलित कर रहे हैं। चवित्तु नाटकम एक नाटक रूप हाल ही में समाचारों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चवित्तु नाटकम है ये अभी रिसेंटली एक्चुअली एक रंगीन जो थिएटर फॉर्म है, लोक कला कह सकते हैं आप, और इसमें एक अट्रैक्टिव मेकअप होना, उनकी काफी विस्तृत वेशभूषा, हाव भाव, इस तरीके से शारीरिक गतिविधियों के लिए जाना जाता है ये चवित्तु नाटकम। और ये केरला में जो समुद्र तट है वहां पे फेमस है। समुद्री नृत्य नाटक भी इसको माना जाता है, क्योंकि जैसे जैसे शाम ढलती है वहां पे समुद्र तट के आसपास, तो वहां पे चर्च की जो घंटियां हैं, चर्च की घंटियों की गूंज सुनाई देती है और गांव वाले साफ सफाई करते हैं और जल्दी खाना खा लेते हैं। ये इस तरीके का है कि इसका आयोजन होने वाला है। और जो शुरू में पुर्तगाली आए थे, पुर्तगालियों ने शुरुआत की थी इसकी, और ये अभी भी चल रहा है। ईसाई धर्म के प्रचार के साथ साथ ही केरल में इसका काफी विकास माना जाता है, काफी विकास हुआ है चवित्तु नाटकम। यूनेस्को के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त पूछा है भाई? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का उदाहरण नहीं है। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर क्या है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इसको कहा गया है अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर या इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है उसका क्या मतलब है? अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज से मतलब है ऐसी प्रथाएं या उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अभिव्यक्ति हो, ज्ञान हो, उससे ज्ञान मिले, कौशल मिले, उससे उसमें जो संबंधित उपकरण हैं, वस्तुएं हैं, या जो भी आकृति, कलाकृति या फिर जो सांस्कृतिक स्थल हैं उनके रूप में उनकी पहचान दी गई हो, उसको ही इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में कंसिडर किया जाता है। यूनेस्को का जो अभी 18वां बैठक हुआ था उसमें रिसेंटली गुजरात का जो गरबा है उसको इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में जो प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची है उसमें शामिल किया था अभी रिसेंटली, और ये यूनेस्को का हुआ था बोत्सवाना में। इंटर गवर्नमेंट कमेटी की 18वीं बैठक हुई थी यूनेस्को की बोत्सवाना में, वहां पे गरबा को शामिल किया गया है इस लिस्ट में। अब हम बात करते हैं कुटियट्टम, भारत का संस्कृत रंगमंच। तो हमसे पूछा है उदाहरण नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ताजमहल एक टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज नहीं है। ये सांस्कृतिक धरोहर है, इमारत, ऐतिहासिक स्थल, स्मारक, कलाकृति। तो ये सी इसका करेक्ट आंसर है। टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों की अलग अलग लिस्ट बनी हुई है। मेदाराम जथारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। और अभी तक आपने जनरल स्टडीज में अगर कोई इश्यू है, दिक्कत आ रही है, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सिंपल सा जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं उसका पीडीएफ पढ़िए और पीडीएफ के बाद प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए। जब आपके 20-25 टेस्ट इस तरीके से कर लेते हैं उसके बाद आप बिना पीडीएफ के टेस्ट दीजिए और देखिए किस सब्जेक्ट में इश्यू आ रहा है, और फिर उसको पीडीएफ में उसका डिटेल सॉल्यूशन पढ़िए। पीडीएफ में ना सिर्फ क्वेश्चन का आपको आंसर मिलता है, उसमें डिटेल सॉल्यूशन भी मिलता है, तो वो टॉपिक पे पूरा आपका कवर हो जाता है उसको पढ़ने से।
कुछ लोग जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपना ईमेल जरूर खाली कीजिए। बहुत अभी रिसेंटली काफी लोगों का मेल डिलीवर नहीं हो रहा है, आपको ईमेल कर रहे हैं लेकिन वो आपको मेल डिलीवर नहीं हो रहे हैं, और उसकी वजह है आपके ईमेल में स्पेस नहीं है, तो आप जरूर चेक कीजिएगा। और अदरवाइज इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज के थ्रू। मेदाराम जथारा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मेदाराम जथारा विश्व की सबसे बड़ी जनजातीय धार्मिक सभा है जो मेदाराम में द्विवार्षिक आयोजित की जाती है। ये द्विवार्षिक आयोजित की जाती है मेदाराम में प्रत्येक 2 साल में, माघ के महीने में, माह मतलब फरवरी के महीने में पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है, और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जनजातीय धार्मिक सभा है। ये सही पूछा है हमसे, इसमें काफी लोग इकट्ठे होते हैं क्योंकि ये एक ऐसा त्योहार है जिसका कोई वैदिक प्रभाव नहीं है। मेदाराम जथारा इसका कोई वैदिक प्रभाव नहीं है, और इसका ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तेलंगाना में मनाया जाता है मेदाराम जथारा। ये मेदाराम जथारा जनजातीय देवी देवताओं जैसे शमक्का है, सरलम्मा है, इनकी वीरता की याद दिलाता है, जिन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, इनकी वीरता की याद दिलाता है। और इनकी कहानी क्या है, ये जो शमक्का है, जो जनजातीय देवी देवता की एक जो टाइगर है, काफी खूंखार टाइगर्स का ग्रुप था, और उस ग्रुप के बीच में बैठी हुई थी ये बहुत छोटी बच्ची, जब नवजात शिशु के रूप में पाई गई थी। ये टाइगर्स के ग्रुप के बीच में, बाघ हैं उनके ग्रुप के बीच में नवजात बच्ची मिली, और फिर बाद में ये इनके जो ट्राइबल है आदिवासी, उनकी मुखिया भी बन गई थी। काफी इस तरीके का है, दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। तेलंगाना में होता है इसका आयोजन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आजकल पूरे कई जगह चर्चाओं में है ये, और इसकी स्थापना की गई थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। ये प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 को विनियमित करता है। ये बात सही है कि ये इसको भारतीय पुरातत्व, ये जो प्राचीन स्मारक हैं, पुरातत्व स्थल है, अवशेष अधिनियम है, ये कौन सा है, 1959, और इसके जो प्रावधान है इसके अकॉर्डिंग ही देश में सभी जो पुरातात्विक गतिविधि है उनको ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विनियमित करता है। जो पुराशेष हैं, बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम पूछा जाता है अगर हमसे, बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, ये तो प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष अधिनियम है 1958 का, लेकिन अगर हमसे बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम या फिर पुराशेष तथा पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम पूछा जाता है तो वो 1972 का है, उसको भी यही नियंत्रित करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। ASI संस्कृति मंत्रालय के नियामक दायरे में आता है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये संस्कृति मंत्रालय के अंडर आता है। ये स्टेटमेंट भी सही है। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके, और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्लीकट्टू के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही चुनना है। जल्लीकट्टू ये काफी चर्चा में रहा है, 2014 से और 2023 तक ये रेगुलर चर्चा में रहा है, और अभी भी इसका आयोजन हो रहा है। जब हम ये टेस्ट कर रहे हैं इस दौर में भी इसका आयोजन हो रहा है। जल्लीकट्टू ये सांडों को वश में करने का एक खेल है, जो बल है, जो तमिलनाडु में पोंगल उत्सव के एक भाग के रूप में प्रचलित है। जल्लीकट्टू ये सांडों को वश में करने का एक पारंपरिक खेल है, जिसमें प्रतिभागी जो है वो इसको पकड़ के उस पर लटकने का प्रयास करते हैं, जो उसके सींग वगैरह हैं, जबकि वो सांड भागने की कोशिश करता है।
और ये तमिलनाडु में जनवरी के दूसरे सप्ताह जब मकर संक्रांति पोंगल मनाया जाता है, यहाँ उधर पोंगल मनाते हैं, उस टाइम पे इसका आयोजन किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पशु क्रूरता के आधार पर इसे प्रतिबंधित कर दिया गया था। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड और पशु अधिकार ग्रुप ने एक याचिका दी थी और उस याचिका के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पशु क्रूरता के आधार पे 2014 में इसको प्रतिबंधित कर दिया था। पहले इस पे भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने इस पे याचिका लगाई, फिर जो पशु अधिकार ग्रुप है उनकी याचिका लगाई, फिर इस पे काफी लंबी सुनवाई हुई और लंबी सुनवाई के बाद 2014 में इसको बैन कर दिया गया था। जल्लीकट्टू पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन इसमें पूछा है प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब इसके बाद में क्या हुआ है, 2017 में, 2014 में बैन कर दिया, इसके बाद 2017 में जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है उसने जल्लीकट्टू को अनुमति देने के लिए एक अध्यादेश पारित कर दिया गवर्नमेंट ने। उसके बाद में इस अध्यादेश के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का 2017 का अध्यादेश है उसको बरकरार रखा और अभी इस पे प्रतिबंध नहीं है। इसका उल्लेख प्राचीन तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में मिलता है। शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई ये तमिल के महाकाव्य काफी पुराने लिटरेचर हैं। तमिल लिटरेचर जो संगम काल है 300 ईसा पूर्व, उस दौर में लिखे गए थे। ये 300 ईसा पूर्व में संगम एरा के टाइम पे। ये स्टेटमेंट सही है, हमसे सही पूछा है। फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और कौन सा पेयर सही मैच कर रहा है वो हमें बताना है। ये कुछ प्रतीक दे रखे हैं और इधर बुद्धा के जीवन से जुड़ी घटनाएं हैं। तो देखिए कमल है, कमल किसका प्रतीक है? कमल महापरिनिर्वाण। अब महापरिनिर्वाण क्या होता है? अगर हम बात करें महापरिनिर्वाण की तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु से, डेथ, इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण। एक बार आप इसको समझ लीजिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। ये 5 घटनाएं होती है बुद्ध के जीवन है, उसकी 5 महान घटनाएं कह सकते हैं। एक तो जन्म हो गया, बर्थ होना इंसान का, इंसान के जन्म के बाद में महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? घर और सांसारिक सुख का त्याग करना। तीसरा है निर्वाण, चौथा इसमें धम्म चक्र परिवर्तन और 5वां महापरिनिर्वाण। अब पहला है कि बुद्ध का जन्म, इसके बाद में महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण का मतलब है गृह त्याग करना या महान प्रस्थान। इसके बाद में निर्वाण है। निर्वाण क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति। और उसके बाद में है जो धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है? पहला उपदेश, बुद्ध का पहला उपदेश। और उसके बाद में महापरिनिर्वाण जो मृत्यु है। तो ये घटनाएं हैं। अब इनके भी अलग अलग संकेत हैं। कमल किसका संकेत है? कमल बुद्ध के जन्म का संकेत है, कमल ना कि मृत्यु का। तो ये जन्म का संकेत है। अश्व, अगर घोड़े की बात करें तो घोड़ा किसका? होश, ये किसका है? ये माना जाता है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? गृह त्याग, महान प्रस्थान। तो ये सही मैच कर रहा है। जो हॉर्स है ये महाभिनिष्क्रमण का है। पहिया, पहिया किसका निशान है? जो पहिया है ये प्रथम उपदेश या जो धर्म चक्र परिवर्तन है उसका है, ना कि निर्वाण का। निर्वाण का क्या है प्रतीक? निर्वाण का प्रतीक है स्तूपा, बुद्ध स्तूप, ये निर्वाण का प्रतीक है। इसके अलावा अगर प्रथम उपदेश है उसका क्या प्रतीक है? तो प्रथम उपदेश का पहिया जो है ये धर्म चक्र परिवर्तन का उपदेश है। इसके अलावा इसमें
कमल है जन्म का है, और जो अश्व है ये गृह त्याग का है। अब इसमें सेकंड ओनली ये मैच कर रहा है। केर पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित त्योहार है? केर पूजा है, ये कौन से राज्य से संबंधित त्योहार है? केर पूजा में जो संरक्षक हैं, जो ये जिन्हें ईष्ट कहा जाता है, अपने ईष्ट देव मानते हैं, जिन्हें केर कहते हैं। केर मतलब वो उनके संरक्षक हैं, ईष्ट है। एक त्योहार आता है खर्ची पूजा, और खर्ची पूजा के कुछ दिनों बाद ही ये केर पूजा का आयोजन किया जाता है। और इसका जब आयोजन होता है तो शहर के जो मेन गेट है उस पर ताला लगा दिया जाता है। इसका आयोजन होता है त्रिपुरा अगरतला में। केर पूजा त्रिपुरा अगरतला का ये मेन मुख्य त्योहार है। आर्ट नहीं है सिलेबस में, लेकिन कुछ पोर्शन उसका भी कई बार कंसीडर कर लिया जाता है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं और उनके मुख्य त्योहार। नागालैंड का कौन सा है? देखिए, नागालैंड की बात करें तो हॉर्नबिल, मोत्सू, मिमकूट, हॉर्नबिल उत्सव, ये हॉर्नबिल, मोत्सू और मिमकूट ये नागालैंड के मुख्य त्योहार है। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के मुख्य त्योहार आते हैं मकर संक्रांति और उगादी। आंध्र प्रदेश का मकर संक्रांति और उगादी है। तो ये त्रिपुरा का उगादी है, जबकि त्रिपुरा का कौन सा है मेन? अगर त्रिपुरा की बात करें तो खर्ची पूजा अभी हमने डिस्कस किया, और इसके अलावा एक नीर महल महोत्सव और है, वो भी त्रिपुरा का है। उगादी इसका है नहीं है। गुजरात का उत्तरायण ये सही है। गुजरात में नवरात्रि, उत्तरायण, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव इनका आयोजन होता है। दूसरा और चौथा, पहला और चौथा इसका करेक्ट आंसर आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम वैष्णवों के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, और सही कौन सा है ये हमसे पूछा गया है। देखिए, केदारनाथ धाम मंदाकिनी नदी के तट पर है। केदारनाथ धाम कहां पे है? केदारनाथ धाम है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे है? रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। और जो केदारनाथ धाम है ये भगवान शिव को समर्पित है। मंदाकिनी नदी के तट पे स्थित है, ये बात बिल्कुल सही है। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, जो दिव्य प्रतिनिधित्व है 12 ज्योतिर्लिंग, उनमें से एक है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के दिव्य प्रतिनिधित्व, उनमें से एक ये केदारनाथ धाम भी है। फर्स्ट इसका सही है ये। बद्रीनाथ धाम वैष्णवों के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। शैव वैष्णव आपने पढ़े होंगे। बद्रीनाथ धाम का संबंध किससे है? बद्रीनाथ धाम, एक तो ये कहां पे है बद्रीनाथ धाम? चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में किस जगह पे है ये? चमोली डिस्ट्रिक्ट में इसको बद्रीनारायण मंदिर के नाम से है ये। वहां पे भगवान विष्णु को समर्पित है। बद्रीनाथ धाम विष्णु को समर्पित है। और जो वैष्णवों के पवित्र तीर्थ स्थल हैं उनमें से एक है बद्रीनाथ धाम। ये स्टेटमेंट भी सही है। यमुनोत्री है। देखिए, 4 धाम कौन से हैं अगर जिनको नहीं पता है? 4 धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये 4 धाम है। यमुनोत्री की बात करें तो उत्तरकाशी जिले में है, और वो यमुना को समर्पित है। गंगा नदी के बाद यमुना दूसरी पवित्र नदी मानी जाती है। तो यमुनोत्री उत्तरकाशी में। दूसरा गंगोत्री धाम है, वो भी उत्तरकाशी में है। तीसरा केदारनाथ है, रुद्रप्रयाग में है। और चौथा बद्रीनाथ चमोली में है। खीर भवानी मेला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मनाया जाता है? खीर भवानी मेला है, इसका आयोजन गांदरबल में होता है।
माता खीर भवानी मंदिर का ये हर साल तीर्थ यात्रा होती है। जो कश्मीरी पंडित हैं वो गांदरबल में खीर भवानी मंदिर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में गांदरबल में है खीर भवानी मेला। फसल कटाई के बाद चाकन गान नगाई त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? फसल कटाई के बाद में ये त्योहार मनाया जाता है और ये कहां पे मनाया जाता है? ये मणिपुर का फेमस फेस्टिवल है जो मणिपुर में जेलियन ग्रोंग कम्युनिटी है वो इसको मनाते हैं। नागालैंड में भी कई जगह मनाया जाता है। ये जो जेलियांगरोंग कम्युनिटी है वो इसको मनाते हैं। मत्तूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के जो निवासी है संस्कृत बोलते हैं उसके लिए फेमस है। ये कौन से प्रदेश में है? मत्तूर गांव ये कर्नाटका में है, कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटक में ये गांव है। और ये अपनी रोजमर्रा के काम के लिए या कम्युनिकेशन के लिए ये संस्कृत का यूज करते हैं, संस्कृत में बात करते हैं। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय की संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्वविद्यालय की स्थापना आचार्य नरेंद्र देव ने पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों की सर्वश्रेष्ठता को एक साथ लाने के लिए की थी। विश्व भारती विश्वविद्यालय, देखिए जो विश्व भारती विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1921 में की गई थी, 1921 में, और रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और इसका उद्देश्य था शिक्षा का एक केंद्र हो जो पूर्वी और पश्चिमी संस्कृतियों की उत्कृष्टता को जो भी बेस्ट है उसमें से एक साथ लाके दोनों को, और जो एक भावना है जो सार्वभौमिकता की उसको बढ़ावा दिया जाए। तो आचार्य नरेंद्र देव ने नहीं, इसकी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और टैगोर ने ही इस विश्वविद्यालय को भारतीय संस्कृति के जो मूल्य हैं उनको बढ़ावा देना हो या फिर जो यूथ है उसको अपने विचार दृष्टिकोण में एक नया आयाम देने के लिए ये स्थापना की गई थी। यूनेस्को द्वारा इसे विरासत टैग प्रदान किया गया है। हाँ ये बात सही है, यूनेस्को इसको अभी लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त करने वाला पूरी दुनिया का इकलौता विश्वविद्यालय है। ये विश्व भारती विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा विश्वविद्यालय है जिसको लिविंग हेरिटेज टैग मिला है। लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय का इसको गौरव प्राप्त हुआ है। और ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साड़ी और राज्य। अभी रिसेंटली एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 75 ईयर्स हुए थे। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके 75 साल जब मनाए गए, 75 वर्ष संविधान के, तो उसको लेकर एक शुरुआत हुई थी। इसकी शुरुआत पहले हुई थी लेकिन अभी 75वां जो आयोजन हुआ है उसमें इसको हमारी विरासत नाम दिया गया था। एक कार्यक्रम शुरू किया गया था विरासत, और इसकी शुरुआत हुई थी 2022 में। इसके बाद में विरासत 2.0 ये शुरू किया गया 2023 में। और अभी जो मनाया है हमारी विरासत। हमसे पूछा जा सकता है हमारी विरासत इसका संबंध किससे है? तो ये संविधान के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसमें 75 टेक्सटाइल का शोकेस किया गया था और वहीं से एक क्वेश्चन बनाया है। 75 तरह की साड़ियों का भी इसमें आयोजन किया गया था। और ये कुछ जो साड़ी हैं उन्हीं के ही नेम टाइप ये सब दिए हुए हैं कि कौन से राज्य में कौन किस तरह की है। कशबू इसका संबंध आसाम से नहीं है। कशबू है ये केरला की साड़ी है। मूगा साड़ी है ये आसाम की है, मूगा महाराष्ट्र की नहीं है। और कलमकारी है ये गुजरात की नहीं है, ये कलमकारी राजस्थान की है। तो इसमें से कोई भी सही मैच नहीं कर रहा है।
इसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ये काफी चर्चा में रहा था, हमारी विरासत। और इसमें 75 टेक्सटाइल, 75 साड़ीज तरह तरह की, जैसे बनारसी साड़ी है उत्तर प्रदेश की, या फिर महाराष्ट्र की बात करें तो पैठनी साड़ी, तमिलनाडु की कांजीवरम, केरला की अभी हमने डिस्कस किया खुशबू, पश्चिम बंगाल की एक जामदानी है वो काफी फेमस है, गुजरात की बांधनी, असम की मूगा, पंजाब की फुलकारी और कलमकारी राजस्थान की, ये काफी फेमस है। रामप्पा मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामप्पा मंदिर है, इनमें से सही कौन सा है? दक्षिण अयोध्या को गोदावरी नदी के तट पर स्थित रामप्पा मंदिर के रूप में जाना जाता है। देखिए रामप्पा मंदिर है, ये रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं इसको, और ये कहां पे है? मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे है। तो ये सही नहीं है, ये दक्षिण अयोध्या को गोदावरी नदी के तट पर स्थित ये दक्षिण अयोध्या को नहीं जाना जाता है। रामप्पा मंदिर यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है और भगवान राम को समर्पित है। देखिए जो रामप्पा मंदिर है, ये बात बिल्कुल सही है कि ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है रामप्पा टेम्पल, लेकिन ये भगवान राम को समर्पित नहीं है, ये भगवान शिव को समर्पित है। रामप्पा टेम्पल शिव जी को समर्पित है, तो ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है। इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको ज्यादा इशू नहीं आएगा। सिर्फ आप प्रैक्टिस टेस्ट पढ़ लीजिए, पीडीएफ पढ़ के टेस्ट दे लीजिए, या फिर थ्रोली पीडीएफ भी पढ़ते हैं आप तो भी आपका कम से कम इसमें 20 का टारगेट अचीव कर सकते हैं आप मिनिमम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और गुरु गोविंद सिंह जी के संबंध में सही कौन सा है, इनमें से ये बताना है। गुरु गोविंद सिंह जी का पूछा है। गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने गुरु तेग बहादुर का स्थान लिया था। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जी हैं, ये सिखों के 10 सिख गुरु हुए थे, उनमें से सबसे अंतिम जो 10वें सिख गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। और उन्होंने गुरु तेग बहादुर का स्थान लिया था। गुरु तेग बहादुर 9वें सिख गुरु थे, तो 9वें के बाद 10वें ये थे, तो ये स्टेटमेंट सही है। जो 9वें सिख गुरु थे उनकी मृत्यु के बाद 9 वर्ष की आयु में ही ये 10वें सिख गुरु बन गए थे, गुरु गोविंद सिंह जी। और जो 9वें सिख गुरु थे वो गुरु तेग बहादुर थे, और गुरु तेग बहादुर का तो आपने पढ़ा होगा, औरंगजेब के आदेश पे उनकी हत्या कर दी गई थी दिल्ली में। उन्होंने खालसा या 5 कै के सिद्धांत की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पूछा गया है, तो ये बात सही है कि सिख धर्म में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और जो 5 कै का सिद्धांत है उसकी स्थापना इन्होंने की थी। अब 5 कै क्या है, वैसे तो हमें मालूम होना चाहिए सभी को, लेकिन जिनको नहीं मालूम है, 5 कै, पहला कै होता है केस, मतलब बिना कटे बाल। दूसरा कै होता है कंघा, जो लकड़ी की कंघी है उसको कहते हैं। तीसरा कै होता है लोहे का या स्टील का ब्रेसलेट। चौथा कै होता है कृपाण। पांचवा कै होता है जो कचेरा होता है, जिसको छोटी जांघिया टाइप का बोला जाता है वो। और इससे बनता है फिर खालसा योद्धा, और उनके बारे में कहा जाता है, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 कै का सिद्धांत दिया है कि ये खालसा योद्धा है, और किसी पे भी अगर उत्पीड़न हो रहा है, किसी के खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए ये कर्तव्यनिष्ठ हैं। पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब का नाम उन्हीं के द्वारा रखा गया था। जो बाद में इन्होंने फिर गुरु ग्रंथ साहिब है, जो खालसा और सिखों की धार्मिक पुस्तक है, को इसको समुदायों का फिर इन्होंने अगला गुरु घोषित किया। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है।
सही पूछा है, तीनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। विश्व धरोहर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व धरोहर स्थल, विश्व धरोहर स्थल का पूछा है, यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल विभिन्न क्षेत्रों या वस्तुओं को संदर्भित करता है। यह बिल्कुल सही है। इस सूची में केवल सांस्कृतिक विरासत स्थल शामिल है। जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, उसमें केवल सांस्कृतिक विरासत स्थल शामिल नहीं है। इसमें जो नेचुरल है वो भी शामिल है, जो प्राकृतिक है, या फिर जो कल्चरल हैं वो भी शामिल है, और इसमें जो मिक्स्ड हेरिटेज हैं वो भी शामिल है। तो नेचुरल, कल्चरल और मिक्स्ड सभी तरीके के इसमें शामिल है। हाल ही में गुजरात के वडनगर को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अभी रिसेंटली इसको शामिल किया गया है, वडनगर को अस्थायी सूची में। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक ये किससे संबंधित है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक क्या होता है? मठवासी जीवन पर लागू होने वाले नियम। सुत्त पिटक क्या होता है? बुद्ध का जो मेन शिक्षण है, मेन टीचिंग है बुद्ध की, जैसे धम्म, उन्हें धम्म कहा जाता है, तो वो है इसके सुत्त पिटक। और अभिधम पिटक क्या है? एक दार्शनिक विश्लेषण या फिर जो एक शिक्षक का या शिक्षण का जो व्यवस्थीकरण है वो होता है अभिधम। तो विनय, सुत्त, अभिधम ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। काशी तमिल संगमम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन सा है। यह कार्यक्रम स्वदेश दर्शन योजना का हिस्सा है। काशी तमिल संगमम ये स्वदेश दर्शन योजना का हिस्सा है। काशी तमिल संगमम स्वदेश दर्शन योजना का हिस्सा नहीं है। जो आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था उसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पहल थी, काशी तमिल संगमम। आईआईटी मद्रास और बीएचयू इस कार्यक्रम के लिए दो कार्यान्वयन एजेंसी है। तो जो काशी तमिल संगमम है उसकी कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? आईआईटी मद्रास और बीएचयू। ये बिल्कुल सही है। और ये जो कार्यक्रम हुआ था इसमें मेनली तो जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या संस्कृति मंत्रालय, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कई मंत्रालय इन्वॉल्व हैं इसमें, और उनके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार का भी सहयोग से आयोजित किया जाता है। और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अनुरूप है, जो समकालीन ज्ञान प्रणालियों के साथ भारत की जो ज्ञान प्रणाली है उसकी समृद्धि का सामंजस्य बना रहे उस पे जोर देती है, और ये इसीलिए आयोजन किया जाता है इसका। केवल 2 सही है। जातक कथाओं की मूर्तियां निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखी जाती है? जातक कथाओं की मूर्तियां हैं, ये कहां देखी जा सकती है? जातक कथाएं साहित्य की रचनाएं हैं जो बुद्ध के पिछले अस्तित्व या उनका जो जन्म है उसका वर्णन करती है। जातक स्टोरीज जब ये मानव और गैर मानव दोनों में, जैसे प्राणी जो अभी तक ज्ञान या मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया है उससे संबंधित है। अभी इसका कहां पे है जातक कथाएं? तो जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के जो पिछले अस्तित्व या जन्म का वर्णन करते हैं, जब वे मानव और गैर मानव दोनों रूप में बोधिसत्व के रूप में प्रकट हुए थे। सांची का स्तूप यहां देखी जा सकती है। जातक स्टोरेज अभी किसी स्टेट पीएससी के एग्जाम में आया था शायद एक क्वेश्चन। भगवान महावीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही कौन सा है? भगवान महावीर का जन्म वज्जी राज्य में राजा सिद्धार्थ के यहाँ हुआ था। भगवान महावीर है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वज्जी साम्राज्य में
कुंडग्राम के राजा सिद्धार्थ और लिच्छवी राजकुमारी त्रिशला के यहाँ जन्म हुआ था। और जो वज्जी संघ है अभी प्रेजेंट में बिहार में है, बिहार में वैशाली। महावीर इक्ष्वाकु वंश के थे। भगवान महावीर है ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, ये बिल्कुल सही है। कई ऐसे इतिहासकार है जो मानते हैं कि उनका जन्म अहिल्या भूमि नामक स्थान पे हुआ था। बचपन में भगवान महावीर का नाम वर्धमान था, यानी जो बढ़ता है, वर्धमान जो बढ़ता है। साधारण लोग महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझने में सक्षम थे क्योंकि वो पाली भाषा का इस्तेमाल करते थे। देखिए, पाली भाषा को साधारण उस टाइम पे नहीं समझा जाता था। प्राकृत लैंग्वेज जो है, प्राकृत भाषा का यूज करते थे, इसलिए जो आम जनमानस है वो भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा उपदेश उनको समझने में समर्थ थे, तो ना कि पाली प्राकृत भाषा। और महावीर को बिहार के जो आधुनिक राजगीर है उसके पास में पावापुरी नाम का स्थान है, वहां पे निर्वाण प्राप्त हुआ था। जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति को कहते हैं निर्वाण। इसमें दोनों फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो ये था आपका सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर का। वैसे तो सैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कल्चर के जो बेसिक क्वेश्चन हैं वो रेगुलर जो फुल लेंथ टेस्ट करवाते हैं उसमें भी कंसीडर किए जाते हैं। कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दिन रात पढ़ाई में लग जाइए। एग्जाम में सक्सेस नहीं होने के आप 1000 बहाने बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है, आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए और कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव रहिए। यही एक तरीका है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।